हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन थ्योरी। अब सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी आती है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट हमने ले लिया, अब इसके पास कुछ एनर्जी होती है। हर एक मॉलिक्यूल के पास, हर एक सब्सटेंस के पास एनर्जी होती है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि m मास का अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके पास एनर्जी इक्वल टू mc² होती है। तो एनर्जी सबके पास है, इसके पास भी एनर्जी है। मान लिया कि इसके पास 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, कंसीडर करो 10 किलो कैलोरी एनर्जी इस रिएक्टेंट के पास है। अगर इसके पास 12 किलो कैलोरी एनर्जी हो जाए तो ये तुरंत जो है प्रोडक्ट में बदल जाएगा। 12 पे, 10 पे नहीं, जब 12 आएगी, जो 2 किलो कैलोरी एनर्जी जो आप इसे दे रहे हैं वही एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि 10 तो उसके पास थी स्वयं की, लेकिन 2 किलो कैलोरी जब एनर्जी आपने इसको दे दिया और तो 12 किलो कैलोरी एनर्जी हो गई, तो ये रिएक्टेंट तुरंत रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो 2 किलो कैलोरी जब एनर्जी इसको दिया है इसे एक्टिवेट करने के लिए, इसे रिएक्शन फील्ड में उतारने के लिए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर 12 किलो कैलोरी एनर्जी से अगर इसकी एनर्जी कम रह गई तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन तभी करेगा जब 12 किलो कैलोरी एनर्जी को क्रॉस करेगा या 12 किलो कैलोरी एनर्जी इसके पास हो जाए। तो हर एक रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी बैरियर है, एक एनर्जी बैरियर, एक रुकावट है, समझिए। उस एनर्जी बैरियर को उसे क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे इस आर को इस 12 किलो कैलोरी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। जब 12 या 12 से थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये रिएक्शन करेगा। अगर 12 से इसके पास कम रह गई तो ये रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसी जगह एक बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन बन जाती है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो आप कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन जरा समझ लीजिए पहले। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required by reactant molecules to cross energy barrier, and to change into product is called activation energy। मतलब the amount of energy which is required by reactant molecules to cross energy barrier। जो एनर्जी बैरियर है, जैसे अभी मैंने आर के लिए कहा था कि 12 एनर्जी बैरियर है, तो उस 12 को उसे क्रॉस करना पड़ेगा। वही एनर्जी बैरियर, हर एक में बैरियर होता है। टू क्रॉस एनर्जी बैरियर एंड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
मतलब वो कम से कम एनर्जी जिसके द्वारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और रिएक्शन फील्ड में आ जाए और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, तो हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एक एनर्जी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां अपने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया और यहां पर ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर होगा क्या कि ये रिएक्टेंट है और आपका ये मान लीजिए रिएक्टेंट था और इस रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी स्वयं की एनर्जी वो ये है, इसे बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो उसके ग्राउंड स्टेट पे है। अब ये रिएक्टेंट क्या किया कि इसमें होगा कोलिजन, ये मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो कोलिजन से क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एनर्जी जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्शन की प्रोग्रेस होना चालू हो जाएगी। रिएक्शन प्रोग्रेस होती जा रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहां पर आने के बाद ये रिएक्टेंट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्या बना देगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट समझ लीजिए। अब ये जो एनर्जी इतनी देख रहे हो यहां से, ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की स्वयं की थी, इतनी इसको जरूरत पड़ी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली रिएक्टिव और मोर अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ये तुरंत ऐसे प्रोडक्ट में बदल गया। ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ईपी कर दिया, और यहां से लेकर के पूरी एनर्जी को यानी एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों एनर्जी का सम ये कहलाता थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी पे बनता है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। इन दोनों के डिफरेंस को, यहां की एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई। तो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। सबसे पहले रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नेसेसरी एनर्जी को एक्वायर करेंगे और जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल होगा, यही प्रोडक्ट में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, द रिएक्टेंट आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, reactant acquire necessary energy to cross energy barrier and form
an activated complex which is highly reactive and very unstable, it decomposed into product. तो यहां पर अगर हम आपसे कहें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हम कहेंगे द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, the sum of activation energy and energy possessed by reactant molecule is called थ्रेशोल्ड एनर्जी. हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को ETS से and sum of activation energy and energy possessed by reactant molecule is called threshold energy. या भी कह सकते हो the sum of activation energy and energy possessed by product molecule is also called threshold energy. तो इस तरीके से ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई. अब कैटलिस्ट जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. तो यहां पे जैसे कैटलिस्ट मिलाया, तो कैटलिस्ट मिलाने के बाद तुम्हारा जो है यहीं पर आकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई. तो तुम जानते हो कि कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. अच्छा, एक बात और यहां पे समझिए कि इस रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब प्रोडक्ट बनाया तो इतनी रिलीज कर दिया, क्योंकि यहां से यहां आ गया. तो एब्जॉर्ब कम किया है, रिलीज ज्यादा कर दिया है. तो इसका मतलब ये तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये जो डायग्राम बना है, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनाया है, ये एक्सोथर्मिक का बनाया है कि रिएक्टेंट कुछ ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया है. और हां, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट यहां ना बनता, सपोज करो यहां पे बन गया होता, यहां पे, तो ये पूरी एनर्जी हो जाती प्रोडक्ट की, और इसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी इसकी होती, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती. तो अब यहां क्या हुआ कि यहां पे जितना रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उससे कम एनर्जी को रिलीज करके प्रोडक्ट बना रहा है. तो कुछ एनर्जी रिएक्टेंट ने अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, जिसे रिलीज नहीं किया. तो इसलिए ये जो आपका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है. तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग समझ गए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आप कह सकते हो कि डेल्टा H इक्वल टू EA1 माइनस EA2 होता है. ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एक्टिवेशन, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो इस तरीके से ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हम बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपसे ये दे दिया, कुछ क्वेश्चन बना दिया, और ये दे दिया हमने कहा बताओ ये डायग्राम एंडोथर्मिक रिएक्शन का है कि एक्सोथर्मिक का है. ऐसे बना दिया, बताइए किसके लिए है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक के लिए. यहां हमने वैल्यू दे दिया, यहां दे दिया हमने समझ लीजिए 10, यहां 20, यहां पर हमने दे दिया 40, ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि भाई बताइए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी.
तो 40 से 10 माइनस कर दी, 30 एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। हमने आपसे कह दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी बताओ, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से यहां यानी 40 हो गई। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये हम दे देते एनर्जी आपकी, यहां पे 5 दे देते, यहां पे 0 था। हम आपसे कहते कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक तो तुम्हारा क्या रहा 30, और यहां से यहां तक की बात करें तो यहां से यहां तक आपका 35 हो जाएगा। तो 35 से आप 30 माइनस किया तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को याद रखिएगा, इस डायग्राम को याद रखिएगा कि कौन यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और कौन यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अब इसके बाद कुछ कोलिजन थ्योरी आती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जब तक उनमें कोलिजन नहीं होगा तब तक उनको एक्टिवेशन एनर्जी कहां से मिलेगी? मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलाइजन से क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन आएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कुछ कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स हैं, जरा उनको पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जितनी भी रिएक्शनें होती हैं वो कोलिजन की वजह से ही होती हैं। एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन among reactant molecules, यानी एक केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन among रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती है। एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन एमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है। कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और हर कोलिजन इफेक्टिव हो, हर कोलिजन से मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं। एंड ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी सारे कोलिजन से रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो कुछ ही करेगी। आप कहेंगे ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू चेंज, do not lead to chemical change. Do not lead to chemical change. The collision that produce chemical change are called effective collision। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू केमिकल चेंज। सभी कोलिजन की वजह से केमिकल चेंज नहीं हो सकता है।
The collision that produce chemical change are called effective collision. हम उसे effective collision बोलते हैं। अब effective collision क्या है? Any those collision from which the reactant molecule acquires necessary energy to cross energy barrier are called effective collision. यानी effective collision वो collision होता है जिसके द्वारा जो reactant molecule होता है वो एक्टिवेट हो जाए। Those collision are effective from which reactant molecule requires necessary energy to cross energy barrier. And those collision are effective from which reactant molecule requires necessary energy to cross energy barrier. जिसके द्वारा reactant molecule एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अब जैसे मान लीजिए यानी मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तो वो कोलिजन सक्सेसफुल होगा जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, एक्टिवेट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर A है प्लस B है, ये रिएक्शन करके बना दिया क्या प्रोडक्ट, सपोज करो प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब यहां पे आया द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वन of the reactant mixture is called collision frequency। हम लोग इसे collision frequency बोलेंगे, collision frequency Z। the number of collision per second per unit volume of reactant mixture is called collision frequency। हम उसे collision frequency बोलते हैं। इसी से फिफ्थ पॉइंट बनाया हमने, collision frequency से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। हम लोग लिख सकते हैं रेट of reaction or rate of reaction may be expressed as, ये होता है रेट, दिस इक्वल टू जेड ए बी। ए और बी का ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और दिस ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो गया। ये क्वेश्चन, इसे रेट क्वेश्चन बोलते हैं। जहां पर जेड क्या है हम इसे बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है,
EA एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, R गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, ये रेट हो गया। तो इस तरीके से ये रेट और इस रेट के इक्वेशन से हम लोग कोलिजन थ्योरी के आधार पे रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो फैक्टर हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए नंबर 1 पॉइंट है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर और नंबर 2 है एनर्जी बैरियर। ये ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर ये क्या है? जैसे सबसे पहले आप ओरिएंटेशन बैरियर को आप लोग समझिए। ओरिएंटेशन बैरियर में ये कहा गया कि the molecule must be properly oriented at the time of collision, because at this condition collision are effective and molecule acquires necessary energy to cross off energy barrier. ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है और ये दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, इसमें ये इस तरीके से कोलिजन, ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हुए हैं जिसकी वजह से आपको यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे प्रॉपरली ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड प्रॉपरली ओरिएंटेड है, इसलिए ये आपका इफेक्टिव कोलिजन होगा। हम यहां पे इफेक्टिव कोलिजन बोल रहे हैं, यानी वो कोलिजन हो गया जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। प्रॉपरली ओरिएंटेड है यहां पे, ये इफेक्टिव कोलिजन। यहां पे ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है। अब यही मॉलिक्यूल मान लीजिए इस तरीके से अटैक किया, कोलिजन इस प्रकार से हो रहा है, ये इधर और इधर, तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं। तो यहां पे जो बनेगा वो नॉट इफेक्टिव कोलिजन होगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा। अगर जैसे मान लो ऐसा कोलिजन हो गया और यहां से ये जा रहा है, ये भी इस तरीके से अटैक किया, तो ये भी कोलिजन आपका प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, तो ये भी नॉट इफेक्टेड होगा, नॉट इफेक्टिव। या इस तरीके से ए और ए है, ये जा रहा ऐसे और यहां पर बी और ये बी है, ये जा रहा ऐसे, तो ये भी आपका नॉट इफेक्टिव होगा। मतलब जब कोलिजन होगा वो प्रॉपरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड। जब प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा तो कोलिजन इफेक्टिव होगा और ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट को एक नेसेसरी एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल एनसीईआरटी का आपको दे रहे हैं प्रॉपरली ओरिएंटेशन में। जैसे यहां है फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ methanol from bromomethane,
ब्रोमोमेथिल। इसका देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए मेथिल ब्रोमाइड और OH माइनस से रिएक्शन किया तो यहां पर हमें मेथनॉल मिल गया, मेथिल अल्कोहल, और यहां पे Br कैसे निकल गया। ठीक, अच्छा अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर मेथिल इस तरीके से ये ले लिया, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया। यहां पे पोलर बॉन्ड है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के हैं इसको अट्रैक्ट हो गए हैं, माइनस यहां पे पॉजिटिव। अब इसमें हमने OH माइनस को अटैक कराया, तो एक तो अटैक मैंने कराया वो ऐसे करा दिया, ये देखिए, और यहां पर ये Br यह पार्सली नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमने OH ऐसे अटैक करा दिया इस साइड से। अब देखिए यहां पे Br नेगेटिव है और OH नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां पर नॉट इफेक्टिव, जो कोलिजन होगा नॉट इफेक्टिव और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो एनी प्रोडक्ट, नो एनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा केस ये है कि आपने OH इस साइड से अटैक करा दिया, ये देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये जब नेगेटिव इस पे अटैक करेगा इस साइड से, बैक साइड से, तो ये क्या करेगा, इसका पार्सली पॉजिटिव चार्ज इसके पार्सली नेगेटिव को फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा, इसका चार्ज खत्म, इस पे पार्सली नेगेटिव बचा, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इसको हम TS बोलते हैं। जब ये बॉन्ड इधर जुड़ेगा तो इधर जो है कुछ रिड्यूस हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये TS ट्रांजिशन स्टेट बन गया, और बनने के बाद यहां पर इस तरीके से ये और ये H और ये H मेथिल अल्कोहल बन गया, और यहां से Br माइनस निकल के अलग हो गया। तो देखिए यहां पर क्या था, OH ने इस साइड से जब अटैक किया तो ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होगा, और ऐसे में दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे और ट्रांजिशन स्टेट बना करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि इस Br के साइड से अटैक किया तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो गया, और कुल मिला के कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें कह सकते हैं इस केस में कि the molecule must be properly oriented at the time of collision, because उसका रीजन है, because at this condition collision are effective and reactant molecules acquires necessary energy to cross energy barrier. The molecule must be properly oriented at the time of collision, because at this condition collision are effective and reactant molecule acquires necessary energy to cross energy barrier, and to change
कंप्लीट बात मैंने आपको दिखाई। तो प्रॉपर्ली अगर ओरिएंटेड नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कोलिशन। दूसरा फैक्टर आता है इसी में, दूसरा फैक्टर इसी केस में आता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर में क्या होता है? द कोलिजन, भाई वो कोलिजन होना चाहिए जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगा तो चाहे इतने कोलिजन होते रहे, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। द कोलिजन among reactant molecules will be effective when they possess energy greater or equal to the threshold. The collision among reactant molecule will be effective होंगे when they possess energy greater or equal to the threshold energy। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जाए रिएक्टेंट के या उससे ज्यादा हो जाए। आप लोग जानते हो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, यहां पर इतनी हो जाएगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपके सामने आ गई। अब एक क्वेश्चन है जिसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन रेट इंक्रीज क्यों हो जाती है? वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए यहां पर एक ग्राफ को बना रहे हैं, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपने ले लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर आपने ले लिया काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से ग्राफ बने, जो ग्राफ बना इस तरीके से ग्राफ है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। मान लिया T3 ज्यादा है, T2 से ज्यादा है T1। ठीक, अब देखिए यहां पर जिस तरीके से चले तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हुई है, फिर इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होने लगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। यहां पे मान लिया कि ये पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इस लाइन के इधर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाई। एक्टिवेशन एनर्जी यहां से मिलना स्टार्ट हुआ, तो इतना जो एरिया हम बना रहे हैं ये वो मॉलिक्यूल हैं जो
एक्टिवेशन एनर्जी को गेन कर लिया है, इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई है, इसलिए ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद देखा क्या, ये T2 आया, काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अब ये मॉलिक्यूल और प्लस जो इस शेडेड एरिया के हैं यहां के, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ज्यादा मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, यहां वो कोलिजन होगा जिससे मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये भी इन्वॉल्व हो गए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी और या तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वो रिएक्टेंट के वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो ज्यादातर केस में अगर यहां टेम्परेचर ले लिया आपने, यहां पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, तो ज्यादा केस में यहां पे रिएक्शन इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, तो उनका जो रेट होता है, यहाँ रेट ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। अगर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है तो उनका ग्राफ लाइन इस तरीके से होता है, क्योंकि यहां से देखिए उनकी रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, यहां तक बढ़ी। ये टेम्परेचर वही होता है 30 से लेकर 35 तक एंजाइम्स बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन करता है, और यहां तक करने के बाद फिर क्या होता है, उनकी एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर और बढ़ाओगे एक्टिविटी कम होती जाती है। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ, नॉर्मली ऐसा ग्राफ। अगर कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे आपने टेम्परेचर ले लिया और यहाँ पे आपने रेट ले लिया, तो ऐसे इस तरीके से बढ़ करके एकदम ऐसे हो गए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्योंकि रेट देखिए बड़ी 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 और यहाँ पे आकर के तुरंत एक्सप्लोसिव हो गई। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन के लिए होता है। और ये रिएक्शन यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया और यहाँ पे रेट ले लिया, और इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे जो लाइन बनती है ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन के लिए ग्राफ। और एक ग्राफ और समझा देता हूं इस तरीके से, यहां पर अगर ऐसा ग्राफ लाइन बनना है, यहां पे रेट आया, यहां पे आपका टेम्परेचर है, तो ये फिर जो है उनके लिए जहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव आता है, अर्थात ये फिर आपको जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शनों के लिए होता है। कुछ ऐसी भी रिएक्शनें होती हैं जिनका रेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे घटता है। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ेगी जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन थ्योरी रही। तो समझ गए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है, मॉलिक्यूल एनर्जी को एक्वायर करता है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट में जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी समझ गए, एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए, और आप लोग एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये समझ गए। कोलिजन समझ गए, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन होती है। कोलिजन से दो कंडीशन है, एक तो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होना चाहिए, एनर्जी बैरियर में ऐसे कोलिजन होने चाहिए जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर ले, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे। तो इस तरीके से थोड़ा कोलिजन और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में
लेक्चर था, इसे आप लोग नोट्स बना करके तैयार करिए। पूरा का पूरा टॉपिक एक थ्योरेटिकल बेस पे था, तो इससे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।